दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। This is the outermost covering of the cell that separate the contents of the cell from its external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सिलेक्ट करके कुछ मटेरियल को सेल के अंदर जाने में मदद करता है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों से बना हुआ है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन कितना होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 60 to 80%। लिपिड्स कितना प्रेजेंट होता है? 20 to 40%। और कार्बोहाइड्रेट्स कितना प्रेजेंट होता है? 2 to 10%। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने में कैसा है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। फॉस्फोलिपिड का एक बाइलेयर होता है, प्रोटीन्स होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये मैंने अभी बोला ही है। हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सब्सटेंसेस कैसे सेल के अंदर मूव करता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से जब लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक कुछ सब्सटेंसेस मूव करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंटर करता है। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? जब वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन लाइक गैसेस। और ऑस्मोसिस क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। What will happen if an animal cell or plant cell put into a solution of sugar or salt in water? Plant cell या animal cell किसी एक को हम अगर शुगर या सॉल्ट की सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। One of the following 3 things could happen. Number 1, hypotonic solution. प्लांट सेल या एनिमल सेल को जब हम वाटर या सॉल्ट की सॉल्यूशन में रखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, वो हम लोग देखेंगे। नंबर 1 लिखा हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ द सेल। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, सेल swell up and may be burst. Water moves from higher concentration region to lower concentration region. ऐसा सॉल्यूशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर। सेल के बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है देन इनसाइड ऑफ द सेल। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर। मतलब सेल के बाहर वाटर मोलिक्यूल्स ज़्यादा होता है और सेल के अंदर वाटर मोलिक्यूल्स कम होता है, जिसके वजह से सेल क्या करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ वाटर को ले लेंगे, जिसके वजह से क्या होगा? सेल स्वेल अप, सेल फुल उठेगा। और क्या बोला है यहाँ पर? बर्स्ट भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है,
जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के बाहर से सेल की अंदर तक वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पर एक साइड एनिमल सेल है और एक साइड प्लांट सेल है। एनिमल सेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल में क्या होगा हम लोग देखते हैं। सेल के बाहर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसके वजह से क्या होगा, वाटर सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएंगे। प्लांट सेल में भी सेम ही हो रहा है, बाहर वाटर ज़्यादा है इसीलिए बाहर से सेल के अंदर वाटर जा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, सेल में भी बर्स्ट, सेल स्वेल अप एंड सेल में भी बर्स्ट। सेल क्या होगा, फुल उठेगा और बर्स्ट भी हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से सेल के बाहर से सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे और सेल स्वेल अप, फूल उठेंगे। नंबर 2 है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द मीडियम has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as an isotonic solution. The cell will stay the same size. यहाँ पर क्या बोला गया है, medium has exactly the same water concentration. Medium has exactly the same water concentration as the cell. सेल में जितना वाटर है मीडियम में भी उतना ही वाटर प्रेजेंट है। सो क्या होगा, मतलब सेल के बाहर जितना वाटर प्रेजेंट है सेल के अंदर भी उतना ही वाटर प्रेजेंट है। सो सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों ही साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे टाइप की जो सॉल्यूशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। डायग्राम में आप लोग देख ही सकते हो, समझ लो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर घुसा है, जितना वाटर सेल के अंदर घुसा है उतना ही सेल के बाहर निकल जाएगा। मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है दोनों एक समान होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 3 है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Therefore the cell will shrink. अगर सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा तो सेल क्या करेगा, अपने अंदर से वाटर बाहर तक भेज देगा। तब क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, इसके वजह से सेल के अंदर से सेल के बाहर तक वाटर निकल आएगा। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा। सेल के अंदर ज़्यादा वाटर है, सेल के बाहर कम वाटर है, जिसके वजह से अंदर से बाहर तक वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप लोग डायग्राम में देख ही सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ है, सेल के अंदर से सेल के बाहर तक निकल आए हैं, जिसके वजह से सेल श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, ऑस्मोसिस विथ एन एग। देखते हैं हम लोग ये एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है। रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग का जो सेल होता है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, हम लोग 2 एग लेंगे, उसको क्या करेंगे, अभी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, एग का जो कवर होता है, सेल होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे।
द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। एक का जो सेल होता है वो किस चीज़ से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एंड ए थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द एग। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। उबला हुआ अंडा तो आप सभी ने खाया ही होगा। उबला हुआ अंडे में क्या होता है? अंडा को उबालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ठीक कवर होता है ऊपर का उसको हम लोग निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो सॉफ्ट कवर होता है उसको हम लोग खा जाते हैं। इधर भी सेम ही होता है। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद ऊपर का जो ठीक कवर होता है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो निकल जाएगा। अभी जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो रह जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? पुट द एग इन प्योर वाटर। अभी जो एग हमें मिलेगा ऊपर जो कवर नहीं है उस एग को हम लोग अभी क्या करेंगे? प्योर वाटर में डाल देंगे और उसको आफ्टर 5 मिनट्स देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू वी ऑब्जर्व? आंसर द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हमने पहले क्या किया? 2 अंडा लिया। 2 अंडे को हमने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद क्या होगा? ऊपर का जो कवरिंग होता है ठीक कवर विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो निकल जाएगा। निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक को अभी वाटर में डाल देंगे। अभी अगर वाटर में हमने एक को डाल दिया तो क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मोलिक्यूल मूव्स टू द एग। एग के अंदर पानी चला जाएगा और एक जो अंडा था वो स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल उठेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्लेस ए सिमिलर डिसेल्ड एग इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। हम लोगों ने 2 अंडा लिया था। एक अंडे को हमने क्या किया? अभी प्योर वाटर में डाल दिया। डालने के बाद हम लोगों ने देखा क्या हुआ? अंडा स्वेल अप हो गया, फूल उठा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? जो दूसरा अंडा था जिसका भी कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर था हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू निकाल दिया था। अभी वो दूसरा अंडा हम लोग क्या करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, नमक वाला सॉल्यूशन में डाल देंगे और उसको भी हम लोग 5 मिनट के बाद देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी? द एग श्रिंक्स बिकॉज वाटर पासेस आउट टू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अभी क्या होगा? ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन में नमक वाला जो पानी होता है उधर क्या होगा? नमक का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होगा और पानी का अमाउंट कम होगा। अभी अगर ऐसा पानी में हम लोग अंडा रख देंगे तो क्या होगा? अंडे के अंदर से पानी निकल जाएगा नमक वाला पानी में, मतलब अंडे के अंदर ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है और सॉल्ट सॉल्यूशन में कम वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होगा? एक के अंदर से पानी बाहर तक निकल आएगा। तो क्या होगा? क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को? एक श्रिंक्स, मतलब एक सिकुड़ जाएगा। पहले क्या हुआ था? हम लोगों ने क्या किया? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के हम लोगों ने अंडे का जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला कवर था उसको सेल को निकाल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक अंडे को प्योर वाटर में डाल दिया। प्योर वाटर में डालने के बाद हम लोगों ने देखा कि एक स्वेल अप बिकॉज अंडे के अंदर पानी कम होता है, एक के अंदर पानी कम होता है, इसलिए पानी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। अभी दूसरा एक को हम लोगों ने क्या किया? नमक वाला पानी में रख दिया। नमक वाला पानी में क्या होगा? नमक का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा? एक के अंदर से पानी नमक वाला पानी में चला जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? एग बिकम श्रिंक्स। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया? अंडे को एक ग्लास में डाल दिया। उसके बाद अंडे के ऊपर हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। डायग्राम में आप लोग देख ही सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद क्या हुआ? एग का जो सेल था विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल था वो क्या होगा? अभी डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा? आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। कंटेंट ऑफ एग सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। अभी सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट रह गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 2 अंडा लिया था। एक अंडे को हम लोगों ने क्या किया? एक एग को प्योर वाटर में डाल दिया। प्योर वाटर में डालने के बाद हम लोगों ने क्या रिजल्ट देखा? पानी क्या होगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। एग के अंदर पानी कम था, इसीलिए पानी क्या होगा? ग्लास से एग के अंदर चला जाएगा।
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दूसरा जो अंडा था उस अंडे को यहाँ पर सेलाइन वाटर लिखा हुआ है, सेलाइन वाटर मतलब नमक वाला पानी में डाल दिया। नमक वाला पानी में क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल्स कम होता है, इसीलिए एग के अंदर से पानी नमक वाला पानी में निकल जाएगा, जिसके वजह से एग बिकम श्रिंक्स, एग जो होता है वो सिकुड़ जाएगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। आई होप आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो प्योर वाटर जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एग के अंदर पानी घुस गया है। ग्लास में जो वाटर था उधर से क्या हुआ, एग के अंदर पानी चला गया है, मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल चला गया है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। सलाइन वाटर वाला जो डायग्राम है उधर आप लोग देख सकते हो क्या हुआ है, पानी एग के अंदर से ग्लास में सलाइन वाला वाटर में निकल आया है। तो ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ एमीबा एक्वायर्स देयर फूड। एमीबा खाना कैसे खाते हैं ये हम अभी देखेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इस फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से क्या होगा, फूड मटेरियल हो या अदर पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल या अदर कुछ पार्टिकल सेल के बाहर से सेल के अंदर घुस सकता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, एमीबा में देखने को मिलता है। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एमीबा ऑब्टेन देयर फूड। अभी इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये एक एमीबा का स्ट्रक्चर है। एमीबा का कुछ डेफिनिट शेप या साइज नहीं होता है। आप लोग एमीबा देख सकते हो जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और आप लोग फूड देख सकते हो, फूड पार्टिकल एक प्रेजेंट है। उस फूड पार्टिकल को एमीबा अपने शरीर के अंदर कैसे लेके जाएंगे आप लोग देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लिक्विड सब्सटेंस विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म मटेरियल होता है, उस साइटोप्लाज्म मटेरियल को ये एमीबा क्या करता है, पुश कर देता है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इस साइटोप्लाज्म मटेरियल को जब एमीबा पुश करेंगे तो एक पैर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आएंगे, देख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो स्यूडोपोड बोला जाता है, पैर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होगा, अभी थोड़ा इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है फूड को अंदर लाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। उसके बाद क्या होगा आप लोग देख सकते हो, धीरे धीरे फूड पार्टिकल जो था अंदर चला आएगा। ऐसे ही एमीबा अपना खाना खाता है, आप लोग बोल सकते हो, जिस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। अभी हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के अंदर कैसे जाएंगे ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। Carbon dioxide moves in and out of the cell by the process of diffusion. Diffusion involves movement of molecules from higher concentration to lower concentration across the plasma membrane. कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर कैसे घुसता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। मान लो सेल के अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। अभी सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर तक निकलेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अभी क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। सेल के अंदर से सेल के बाहर तक कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव करेगा। अभी हम लोग देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे सेल के अंदर या बाहर मूव करेंगे। वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Osmosis is the solution with a higher concentration of water molecules to a solution
with a lower concentration of water molecules through a semi-permeable membrane. ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था कि ऑस्मोसिस क्या होता है. फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मोलिक्यूल मूव करता है. सेल के अंदर भी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मोलिक्यूल्स मूव करेंगे. अभी हम लोग देखते हैं व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसका आंसर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज it allows the movement of only selected molecules across it and not all of them. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? कुछ सिलेक्टेड मोलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने में मदद करता है. इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेल वॉल. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Plant cells में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. द प्लांट सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज. प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है. Cell wall is present in plants, fungi, some bacteria. Animals do not have cell wall. Cell wall कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है और कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है. सेल वॉल का डायग्राम आप लोग देख सकते हो. सेल वॉल कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग देख ही रहे हो डायग्राम में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और एक कवरिंग प्लांट सेल में देखने को मिलता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. What is plasmolysis? When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह सेम ही होता है जो हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है. आप लोग डायग्राम में देख ही सकते हो क्या हुआ है. प्लांट सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है. इसीलिए क्या हुआ? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मोलिक्यूल्स मूव कर रहा है. प्लांट सेल के अंदर से पानी बाहर तक निकल आ रहा है जिसके वजह से क्या होगा? ये जो प्लांट सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. सेल वॉल के अंदर जो भी मटेरियल होगा, सेल वॉल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सब क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. इट इज सिमिलर लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अभी हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस में क्या होता है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. न्यूक्लियर मटेरियल हैज़ पोर्स व्हिच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल में क्या होता है? पोर्स होता है, छोटा छोटा शेड होता है जिससे क्या होगा? मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल अगर निकलना हो तो इस छोटे छोटे पोर्स से ही निकल आते हैं. न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस. ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में क्या होगा? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है. इट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन. ये जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है. डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट इन क्रोमेटिन. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट इन क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. इस क्रोमेटिन से ही बाद में क्रोमोसोम
बनता है और इस क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं और ऐसे सेल डिवीजन में न्यूक्लियस मदद करता है। न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस हेल्प करता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, एक सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। उसके अलावा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाया हुआ है जहाँ पर न्यूक्लियोलास्ट प्रेजेंट होता है, उसके अलावा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ये सब आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। What is nucleoid? In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. Such an unidentified nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid. कुछ organisms like bacteria में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेकिन बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होता है। ऐसे अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड का डायग्राम आप लोग देख सकते हो। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पोरली डिफाइंड होता है, अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों प्रेजेंट नहीं होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होता है। और ऐसे अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। Cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. Cytoplasm क्या होता है, nucleus is surrounded by a fluid or jelly-like substance which is known as cytoplasm. आप लोग डायग्राम में देख ही सकते हो, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। Cell organelles are present in cytoplasm. Example: mitochondria, ribosome, Golgi apparatus, etc. साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है। आप लोग डायग्राम में देख ही सकते हो साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट है, और साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, ये सब प्रेजेंट होता है। Why viruses do not show characteristics of life until they enter in living body? वायरसेस जो होता है, इन वायरसेस को एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करने से पहले डेड बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग देखते हैं। Viruses lack any membranes and hence do not show any characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. ये जो वायरसेस होता है, वायरसेस में कुछ भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने सेल में देखा था, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन इन वायरसेस में क्या होता है, कुछ भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। वायरसेस में कुछ भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जब भी वायरस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वायरसेस को हम लोग डेड ही बोलते हैं। दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जब भी वो किसी इंसान या जानवर के शरीर में प्रवेश करते हैं, तब मल्टीप्लाई करने लगते हैं। वायरस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वायरस को हम लोग जब एनवायरनमेंट में रहते हैं डेड बोलते हैं। और यू कैन से दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter in a living body. अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। Organisms whose cells lack nuclear membrane are called prokaryotic organisms. Example: bacteria.
जिस ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और आप लोग बोल सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। जिस भी ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। अभी हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है। Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. जिस भी organisms में nuclear membrane present होता है और you can say well defined nucleus present होता है, वैसे organisms को हम लोग eukaryotic organisms बोलते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल्स कौन सा होता है? एमीबा होता है, ह्यूमन होता है, प्लांट्स, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल होता है। एनसीईआरटी के बुक में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दिया हुआ है। हम लोग अभी क्या क्या डिफरेंस दिया हुआ है वो देखते हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक सेल में आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। जेनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बहुत छोटा होता है, उसका साइज कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल में आप लोग देखिए उसका साइज कितना होता है? जेनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका न्यूक्लियर रीजन इज पोरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। ये हमने पढ़ा ही था व्हाट इज न्यूक्लियोइड, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में आप लोग देखिए न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अभी देखिए नंबर 3 पॉइंट, देयर इज ए सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? क्रोमोसोम सिंगल होता है। यूकैरियोटिक सेल में देयर आर मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में लास्ट वाला दिया हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, एमीबा, ये सब यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होता है। Thank you. I hope you all understand the video. In the next video we will discuss about cell organelles. सेल ऑर्गेनेलिस जो हम लोगों ने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में इन डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।